कहते हैं अगर किसी देश में बड़ा बदलाव करना हो तो उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और अब इसकी शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसलिए आज हम आप सबको बताएंगे कि इससे देश के तमाम छात्रों, उनके परिवार, उनके माता-पिता के जीवन में अब क्या-क्या बदलाव आने वाले हैं। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता-पिता हैं तो आपको ये सारी जानकारियाँ बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। तो अब आपको बड़े-बड़े बदलाव बताते हैं। अब तक भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगा। इसका करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा और इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा का 1-1 वर्ष शामिल होगा, यानी प्री प्राइमरी के 3 साल और फिर पहली और दूसरी कक्षा के 2 साल। इसके तहत बच्चों को खेल-कूद और अलग-अलग गतिविधियों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी, यानी इन कक्षाओं के छात्रों के लिए किताबों का बोझ अब पहले जितना नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो छोटे बच्चे अब स्कूलों में जाएंगे वो और जो अपनी शिक्षा की यात्रा को आरंभ करेंगे वो अब बहुत किस्मत वाले होंगे। इसके बाद अगले 3 साल यानी तीसरी कक्षा से 5वीं क्लास की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटीज़ जैसे विषयों से कराया जाएगा। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे और इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इस स्टेज में छात्रों को तय पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा और इसके बाद 9वीं से 12वीं की क्लास तक इस फॉर्मेट की 4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज होगी। ये 4 साल की स्टेज होगी। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो वो अब ऐसा कर पाएगा और अगर अकाउंट्स का कोई छात्र, कॉमर्स का कोई छात्र इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी ऐसा कर पाएगा। लेकिन संभव है कि शायद इसके लिए अलग-अलग विषयों का पूल तैयार किया जाएगा और आपको उस पूल में से ही अपनी पसंद के दोनों विषयों का चुनाव करना होगा। यानी अगर विज्ञान के छात्र को इतिहास में दिलचस्पी है और उसके पूल में ये दोनों सब्जेक्ट शामिल हैं, तभी छात्र इनकी पढ़ाई एक साथ कर सकता है। हालांकि अभी इस पर पूरा स्पष्टीकरण आना बाकी है। लेकिन हम पहले की जो व्यवस्था होती थी, हमारे यहाँ 3 स्ट्रीम मानी जाती थी, या तो हम साइंस लेते थे, कॉमर्स लेते थे या आर्ट्स लेते थे। और अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो भी शायद आप साइंस नहीं पढ़ सकते। लेकिन पहले ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अब ये सब बदल जाएगा। अब आप फिजिक्स, कॉमर्स, इतिहास, अकाउंट्स सब एक साथ पढ़ पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5th क्लास तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और आपकी राष्ट्रभाषा में ही होगी। यानी अब अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। आप अपनी राष्ट्रभाषा या लोकल भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप अपने बच्चे को 5वीं कक्षा तक मराठी या गुजराती में पढ़ाना चाहते हैं तो अब आप ऐसा कर पाएंगे और अंग्रेजी सिर्फ अब एक विषय के तौर पर आपको पढ़ाई जाएगी। यानी स्कूलों का ज़बरदस्ती अंग्रेजीकरण का दौर अब समाप्त हो जाएगा। 6ठी कक्षा में पहुंचने के बाद छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। यानी भारत के छात्र अब चीन जैसे देशों की तर्ज पर छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की तकनीक सीख पाएंगे और 6th क्लास से ही बच्चे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। यानी अगर स्टूडेंट्स अब किसी खास सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो इस विषय से जुड़ी इंटर्नशिप कहीं भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप
आपके बच्चे को पेंटिंग करने का शौक़ है तो वो किसी पेंटर के पास इंटर्नशिप करने के लिए जा सकता है। अगर आपके बच्चे को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अपने स्कूल के दौरान ही इंटर्नशिप भी कर सकता है। 9th क्लास से 12वीं क्लास की परीक्षाएँ अब सेमेस्टर के आधार पर होंगी। 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। यानी अब एक छात्र के तौर पर आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होगी और अब आप ये कहकर बच नहीं सकेंगे कि आप सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो साल के आखिर में कुछ समय तक पढ़ते हैं और 1-2 महीने पढ़ाई कर लेते हैं और उसके आधार पर जो फाइनल परीक्षा होती है उसमें बैठते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे नंबर ले भी आते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होती है। अब आपको पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा और इसमें छात्रों की क्षमताओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। रटने की क्षमता नहीं, समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। ट्यूशन और कोचिंग क्लास के ज़रिए रट्टा लगवाने की आदत को समाप्त कर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को अब उनकी पसंद की भाषा में परीक्षा देने की छूट होगी। उदाहरण के लिए अगर आप चाहें हिंदी या अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में आप अपनी परीक्षा दे सकते हैं। छात्रों के रिपोर्ट कार्ड्स को भी अब पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। किसी छात्र को फाइनल मार्क्स देते समय उसके व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, उसके प्रदर्शन और उसकी मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र खुद को भी अंक देंगे, यानी अपना खुद का भी विश्लेषण करेंगे। विषय पढ़ाने वाले टीचर भी छात्र को अंक देंगे और छात्रों के सहपाठी भी उनका आकलन करेंगे। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इसलिए जो छात्र अब कॉलेज में या जो इसके बाद जाने वाले हैं वो भी ध्यान से सुन लें। अब देश के छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि अगर 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके ठीक नंबर नहीं आए हैं या आपके मार्क्स इतने नहीं आए हैं कि आपको कट ऑफ परसेंटेज के आधार पर सीधे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं और फिर इस टेस्ट में आपके प्रदर्शन को आपकी 12वीं कक्षा के नंबरों के साथ जोड़ दिया जाएगा और उस आधार पर आपको उस मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में बांट दिया जाएगा। पहले अगर आप कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी। या तो आप पूरी पढ़ाई कीजिए या बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर आप 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर आपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स। इसी तरह अगर आपने सेकंड ईयर पास किया है तो और उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आप थर्ड ईयर यानी 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो बैचलर्स की डिग्री दी जाएगी। और अगर आप 4 साल का कोर्स करके बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के साथ ये डिग्री मिलेगी। इससे उन छात्रों को बहुत फ़ायदा मिलेगा जो कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। 4 साल में आपको स्कूल के छात्रों के तरह अलग अलग विषयों की पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा जाता है। यानी छात्र जब जिस विषय की छात्र पढ़ाई करना चाहेंगे तो वो ऐसा कर सकेंगे और जब ये पढ़ाई छोड़ना चाहेंगे तो ये काम भी आसानी से हो पाएगा। इसलिए इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा गया है। आप जब चाहें एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं जब चाहें। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा।
इसके तहत अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे, और जिस कोर्स को आप जहां तक कंप्लीट करेंगे उसके अंक आपके इस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे, और जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो उस क्रेडिट को इसमें जोड़ दिया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल होगी, ऑनलाइन होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री पोखरियाल और उनकी टीम ने काफ़ी कुछ इस नई शिक्षा नीति पर कहा है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत के विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों की पढ़ाई संस्कृत में कराई जाएगी। स्कूल और कॉलेज में भी संस्कृत की पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। IITs की शिक्षा व्यवस्था को भी पहले से ज़्यादा समग्र बनाया जाएगा, और अब इन उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के विषय भी पढ़ाए जाएंगे। इससे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के छात्र विज्ञान की जानकारियों का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए कर पाएंगे। कुल मिलाकर अब देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि छात्र व्यवहारिक ज्ञान हासिल करके देश के लिए बड़े बड़े आविष्कार कर पाएंगे। संगीत, कला और साहित्य को देश के हर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, और अब हर पेरेंट्स और छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो स्कूल की फ़ीस को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, इसके लिए नए नियम निर्धारित किए जाएंगे, और हर स्कूल कॉलेज एक निश्चित निर्धारित फ़ीस से ज़्यादा पैसा नहीं ले पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नई शिक्षा नीति लागू कब से होगी, तो यहाँ आपको बता देते हैं कि जो बिल तैयार किया गया है उसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इस बिल को फिलहाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा, और उसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा, और फिर राज्य सरकारों को भी इस पर कानून बनाकर अपने अपने राज्यों में लागू करना होगा। इसी शिक्षा नीति घोषणा के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी अब बदल दिया जाएगा, और अब इसका नाम हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए 2 लाख से ज़्यादा लोगों की राय ली गई, और इसी के बाद इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। ये शिक्षा नीति वर्ष 2021 से 2022 के एकेडमिक सेशन तक लागू हो जाएगी, यानी आपका जो अगला एकेडमिक सेशन होगा 2021 में, वो इस नई शिक्षा नीति के साथ नए नियमों के साथ लागू होगा।